नमस्कार। अप्रत्यक्ष कर राज्य आबकारी शुल्क इकाई भाग 2 में आपका स्वागत है। पहले अध्याय में हमने राज्य आबकारी शुल्क के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली थी और ये समझने का प्रयास किया था कि राज्य आबकारी क्या है, उसके अंतर्गत विदेशी मदिरा का आयात निर्यात किस प्रकार से किया जाता है, देश के अंदर देश के बाहर, ये सब चीज़ों को लेके हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था। अब लेते हैं, यदि अगर कोई मादक पदार्थ देश के अंदर या प्रदेश के अंदर निर्मित किया जाता है, बोतल भराई कराई जाती है, उस पर कब्जा किया जाता है और उसका विक्रय किया जाता है, तो क्या स्थिति होगी। ये जब हम पढ़ते हैं तो हम एक चीज़ पाते हैं कि छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम की धारा 13 में मादक द्रव्य पदार्थों के निर्माण व उसके भंडारण के कुछ विशेष प्रावधान दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है तो वह दंडनीय होगा। वह अधिनियम की अवहेलना होगी, अनवज्ञा होगी, जिसके कारण वह दंडित किया जा सकेगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं? यदि अगर वह द्रव्य मादक पदार्थों का निर्माण या भंडारण करता है तो बिना लाइसेंस के, अगर लाइसेंस लेके करता है तो कोई तकलीफ नहीं है, दिए हुआ लाइसेंस के अभाव में कोई मादक द्रव्यों को निर्माण करता है या भंडारण करता है तो वह दंडनीय होगा। दूसरा, कुछ क्षेत्रों और शर्तों को छोड़कर ताड़ी के पेड़ से छेद करना, उसे छेड़खानी करना या किसी प्रकार से ताड़ी संकलित करना दंडनीय होगा। बिना लाइसेंस के बोतल में मादक द्रव्यों का भरना भी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति मादक द्रव्यों के निर्माण के लिए उपकरण की स्थापना नहीं कर सकता। लाइसेंस के बिना आसवनी या ब्रूअरी का निर्माण नहीं कर सकता। यानी जिसे आप कह सकते हैं जो ब्राउन ड्रग्स वगैरह मिलता है, मैं भी इसके शब्दों से वाकिफ़ नहीं हूँ कि क्या पदार्थ से वाकिफ़ नहीं हूँ। हाँ, पर यह है कि एक प्रकार के मादक द्रव्य है, इतना स्पष्ट है। भांग के पौधे की खेती करना, उसका रोपण करना भी दंडनीय अपराध है। यदि ऐसा किया गया तो भूस्वामी इसके लिए दोषी माना जाएगा। गृह उपयोग के लिए मदिरा निर्माण की स्वीकृति कुछ शर्तों के अंतर्गत देय होगी। मादक द्रव्य पदार्थों के भंडारण के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। जब हम 2-3 बातें छोटी छोटी किए, एक पहला कहा कि गृह उपयोग के लिए मादक द्रव्य का निर्माण, धारा 13 के अंतर्गत इसको थोड़ा शिथिल किया गया है। ये कौन से क्षेत्र हैं जिससे मादक द्रव्यों का गृह उपयोग या घरेलू उपयोग के लिए मदिरा का निर्माण किया जाना मान्य है? तो पहला कहा गया वह अनुसूचित क्षेत्र जिसे सरकार ने अधिसूचित करके रखा है, जहाँ पे यह नियम प्रभावशील नहीं होगा, स्पष्ट उल्लेख हो, वहाँ पर यह लागू नहीं होगा। अब इसकी सीमा क्या होगी? कुछ क्षेत्रों में निर्माण की भी अनुमति दी जाती है, वो अपने स्तर पर निर्माण करते हैं तो मान्य है। समूह में है तो भी मान्य है। कुछ सामाजिक और धार्मिक समारोह में उपयोग के लिए भी मान्य है। इस प्रकार उत्पादित की गई देशी शराब जो कि इन्हीं आयोजनों के लिए की जाती है, उसमें भी छूट है। अब यह है कि इसकी सीमा कितनी है। इस प्रकार के उत्पादित की गई देशी मदिरा रखने की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 5 लीटर, प्रति व्यक्ति 5 लीटर, और प्रति घर गृहस्थी है तो वहाँ पे 15 लीटर, और विशेष सामाजिक या धार्मिक उत्सवों पर है तो यह 45 लीटर तक सीमित होगी। फिर इसके बाद यह बात आती है कि जब धारा 13 में यह छूट मिली है तो भांग की खेती, भांग का एक पौधा भी अपने घर में लगाना दंडनीय अपराध हो सकता है। दूसरा, मादक पदार्थ बनाने के उपकरण किसी भी प्रकार का हो, उसमें उपकरण का तात्पर्य भट्ठी लगाना भी है, मतलब आग की भट्ठी लगाना, उसे वाष्पीकृत करना या किसी प्रकार के यंत्र संयंत्र की स्थापना करना, कोई भी ऐसा उपकार्य या कार्य जिससे मदिरा का निर्माण होता हो, वह कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के, बिना शासन की अनुमति की, बिना अनुज्ञा शुल्क के भुगतान किए बिना वह निर्माण कार्य नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा
वो ये है कि विदेशी मदिरा का निर्माण और बोतल भराई कैसे होगी। सबसे पहले तो आपको आवेदन देना होगा कि आप निर्माण कार्य करना चाहते हैं, बोतल में भराई का कार्य करना चाहते हैं। इसके लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा और यह आवेदन छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन अधिनियम 1996 के अंतर्गत देय होगा, जिसमें राज्य सरकार की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही यह कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। भुगतान किया है आपने लाइसेंस लेने के लिए या इस कार्य को करने के लिए कोषालय में धनराशि जमा कर दी है, इसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अर्थात चालान की कापी लगानी पड़ेगी। आशय पत्र का निर्गमन, कई बार क्या होता है कि कोई प्रस्तावित कार्य होते हैं जिसको हम करना चाहते हैं, वास्तव में राज्य सरकार को इससे फ़ायदा होगा नहीं होगा, उसकी क्या स्थिति रहेगी, उसकी मंजूरी के लिए पत्र देना पड़ता है, सरकार उसमें सहमति प्रदान करती है। इसे कहा जाता है आशय का पत्र निर्गमन करना। जो कि समाधान कारक कार्य हो तो वो स्वीकृत होगा, जो लोक हित में वापस ले लिया जाएगा तो फिर वहाँ पे इसकी किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जाएगी और ना ही इसके किसी प्रकार का वाद या दावा किया जा सकेगा। तो इस आशय का पत्र को वापस लेना कि आपके जो योजना परियोजना है वह उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, इसका वापस हो जाने पर जो क्षति होगी उसकी पूर्ति के लिए दावा नहीं किया जा सकता। विक्रय एवं स्थानांतरण पर रोक, यदि अगर आपको अनुमति निर्माण की मिल गई, आपने निर्माण भी किया, तो आप उसका विक्रय या उसका स्थानांतरण किसी दूसरे को नहीं कर सकते, चाहे वह सशुल्क हो चाहे वह निःशुल्क हो। शासन के बिना अनुमति के इसका किसी प्रकार का कोई भी ठहराव या अनुबंध इस संदर्भ में नहीं किया जा सकेगा। यंत्र संयंत्र भवन, इन सब चीज़ों को जो उत्पादन कार्य के लिए लगाया गया है उसका अनुमोदन भी हमें प्राप्त करना होगा, उसके बिना यह संभव नहीं होगा कि आप उत्पादन प्रारंभ कर दें। इसके बाद अनुमोदन, जब भवन बन गया, उसके संयंत्र लग गए, उसमें उत्पादन कार्य की स्थिति बन गई, मानचित्र के अनुसार बना है या नहीं बना है, यह परियोजना में जो नियोजित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने बनाया है वह पूर्ण होते हुए दिख रहा है या नहीं, इस पर अनुमोदन प्राप्त करना होगा। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की सूचना भी आपको देनी होगी ताकि उसका उचित निरीक्षण किया जा सके और उसके आधार पर आयुक्त जो है उस भवन पर निर्माण के पूर्ण हो जाने की संसूचना से संतुष्ट होगा, तब फिर उसमें स्वीकृति दी जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद किन्हीं भी परिस्थिति में आयुक्त, आबकारी आयुक्त यदि अगर उचित समझे किसी प्रकार का कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो स्वीकृत किया गया अनुमोदन को बिना किसी क्षति या हानि की पूर्ति किए बिना ही निरस्त किया जा सकता है। किंतु उत्तर समाधान कारक प्राप्त होता है तो वह लाइसेंस को पुनः जारी किया जा सकता है और ऐसे लाइसेंस जो प्राप्त होते हैं उसकी एक समया अवधि होती है, समया अवधि के समाप्त होते ही वह स्वयं समाप्त हो जाता है, उसके लिए अतिरिक्त अधिसूचना या जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती। अनुज्ञापित देना यानी कि काल अवधि में विदेशी मदिरा का जो निर्माण कर रहे हैं उसके लिए जो फॉर्म होता है FL9, उसके अनुसार से FL9 और FL9 का ये दो प्रारूप है, उसमें स्वीकृति प्राप्त करना होता है और उसके आधार पर जो लाइसेंस की फ़ीस अनुज्ञापित शुल्क जो होता है उसका भुगतान करना होगा, उसका नवीनीकरण कराना होगा। अनुमन यह प्रतिवर्ष नवीनीकरण किए जाने का इसमें प्रावधान है। किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हो तो उसकी सूचना आयुक्त को दिया जाना आवश्यक है, आबकारी आयुक्त को दिया जाना आवश्यक है। कौन से परिवर्तन, चाहे उत्पादन की इकाई में परिवर्तन हो रहा हो या निर्मित भवन के परिसर के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा हो, कर्मचारियों की संख्या या गोडाउन की स्थिति में परिवर्तन करना, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, ऐसे जैसे कोई भी परिवर्तन की स्थिति आती है तो उसे आयुक्त को सूचित करना पड़ेगा लिखित रूप में और उसके अनुमोदन के पश्चात ही वह लागू होगा। इसके बाद जब उत्पादन कर रहे हैं तो एक प्रतिभूति भी हमें देना होगा कि हम जो
उत्पादन कर रहे हैं उसकी हम जिम्मेदारी कैसे लेते हैं। अगर कोई क्षति होती है तो उसकी हम पूर्ति करेंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एक प्रतिभूति देना होगा। और हस्तांतरण पर रोक, राज्य सरकार के बिना अनुमोदन के किसी अन्य को हस्तांतरण नहीं करेंगे, यानी कि बनाया हुआ कंपनी को आप न तो किसी को बेचेंगे, ना ही किसी के पास बंधक रखेंगे, ना ही किसी को अंतरण करेंगे और ना ही उसको उपपट्टेदार को देंगे। सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और ना ही किसी प्रकार के नए भागीदार बनाएंगे और ना ही किसी को उसका अंशधारी बनाएंगे। अगर ऐसा कोई भी परिवर्तन होगा तो वो नियमों का उल्लंघन मानते हुए आपके लाइसेंस को निरस्त किया जा सकेगा। इसके बाद फिर विदेशी मदिरा को बोतल भराई कैसे की जाएगी। निश्चित तौर पे जानिए कि जब बोतल में भराई का काम होगा, शराब है, उसमें प्रति नग के हिसाब से उस पर कर लगता है, शुल्क लगता है। तो ऐसे भराई के कार्य के दौरान कोई भी एक भार साधक अधिकारी पर्यवेक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए बोतल भराई के दौरान उपस्थित रहेगा। आबकारी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट सख्ती सीमा का पालन करेंगे। वो कह दे कि आपको 1 डिग्री टेम्परेचर पे रखना है तो आपको 1 डिग्री टेम्परेचर में रखना होगा। वो कहता है 10 डिग्री टेम्परेचर में रखना है, 25 डिग्री टेम्परेचर में रखना है तो आपको उसी में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, निर्दिष्ट सीमा, आपको 100 बोतल बनाना है, 200 बोतल बनाना है, 5000 बोतल बनाना है, कितने लीटर बनाना है, उसकी लीटर की सीमा निर्धारित की है। उससे ज़्यादा का आप निर्माण कार्य नहीं कर सकेंगे। बोतल में भरने के बाद इसमें ढक्कन लगाने की भी परंपरा है। तो भंडारण में ले जाने के पूर्व अनुचित रूप से ढक्कन लगाया गया या सीलबंद किया गया कोई भी कार्य अवैधानिक मानी जाएगी। इस कारण नियमानुसार ही उसमें ढक्कन लगाया जाएगा, उसमें लेबल लगाया नहीं जाएगा बल्कि चिपकाया जाएगा। प्रावधान में स्पष्ट प्रावधान है, लेबल का लगाया जाना नहीं, लेबल का चिपकाया जाना है और उसके किसी प्रकार के खंडित होने पर वह अनुचित माना जाएगा। फिर आता है मादक पदार्थों के विक्रय के प्रभाव। विक्रय के प्रभाव कैसे होंगे। सबसे पहले आपको तय करना पड़ेगा कि अधिकतम मात्रा का निर्धारण, कि जो व्यक्ति मादक पदार्थों को विक्रय के लिए जा रहा है तो उसकी अधिकतम मात्रा का निर्धारण करेंगे। वह कितना लीटर बेचेगा, उसकी सीमाएं क्या होगी, किस प्रकार का एक मुश्त देगा और नहीं देगा, ये सभी चीज़ें आबकारी अधिनियम की धारा 17 में उल्लेखित है। उसके भंडारण की भी सीमा है, उसके विक्रय की भी सीमा है। यदि अगर वो पौधा लगाता है, अगर वह ताड़ी निकालता है, चाहे वह देशी शराब रखता हो चाहे वह विदेशी शराब रखता हो, उसकी हर एक की सीमा निर्धारित होगी। उससे अधिक होने पर वह दंडनीय होगा। किसी भी प्राइवेट या निजी उपयोग के लिए कोई किया जाता है और उसके उपयोग से किसी प्रकार की मृत्यु या किसी व्यक्ति विशेष की जान को जोखिम होता है तो वह विक्रेता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होगा। फिर आता है विशेष परिस्थिति में सीमा में छूट दी जा सकती है। ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जिसे मादक द्रव्यों के संदर्भ में कुछ विशेष छूट मिल सकती है। तो इसके लिए कहा जाता है कि कुछ एक ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं जिसको राज्य सरकार के द्वारा उस क्षेत्र से इस दवाइयों को दवाई के रूप में उपयोग करने के लिए प्रतिबंध से मुक्त करने की घोषणा की गई हो। जैसे कृषि कार्य के लिए, कोई संग्रह कार्य के लिए, महुआ के संग्रह के लिए लाइसेंस मिलता है, अनुमति मिलती है, विक्रय की पूर्ति की ये व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसे कोई मादक पदार्थ जो औषधि के रूप में आता हो तो उसके लिए बाकायदा एक परमिट और लाइसेंस की आवश्यकता होगी। और यदि अगर सरकार आपकी कार्यप्रणाली से या यह जानती है कि इस प्रकार के प्रयोग से किसी के जनहित को हानि हो सकती है, व्यक्ति विशेष को हानि हो सकती है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो उसे वह प्रतिबंधित भी कर सकता है। अर्थात इसको प्रतिबंधित करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद मादक पदार्थों के विक्रय के कुछ प्रावधान हैं। सबसे पहले विक्रय के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा जो धारा 17 के अंतर्गत उल्लेखित होगा। दूसरा, आप
जो लाइसेंस मिला है तो उसमें माप तय रहेगा, एक स्टैंडर्ड फिक्स रहेगा कि कैसा होगा, कितने बाई कितने का कमरा है, कितने बाई कितने का परिसर है, ये सब चीज़ों का स्पष्ट उल्लेख रहेगा और उसका परीक्षण के बाद ही आपको लाइसेंस दिया जाएगा। उसकी परीक्षा या परीक्षण किया जाना सुनिश्चित होगा। उसके बाद आता है उसके मूल्य और मात्रा, कितनी मात्रा की वस्तु किस मूल्य पर मिलेगा और कितनी मात्रा तक आप बेच सकते हैं, ये सभी चीज़ें उसमें तय होगी। इसके बाद सबसे बड़ी बात उठती है कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शराब के विक्रय पर रोक है। जिसको बेचा जा रहा है वो 21 वर्ष से कम का ना हो। मादक पदार्थों के विक्रय के लिए पहली महत्वपूर्ण चीज़ है आयु सीमा। इसके बाद विज्ञापन, ऐसे कोई भी उत्पादन के विक्रय हेतु आप विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगे, इस पर प्रतिबंध होगा। उसके बाद दूसरा है शांति व्यवस्था, ऐसे विक्रय कार्य से यदि अगर शांति भंग होती है जिस स्थान पर आप विक्रय कर रहे हैं, सार्वजनिक शांति के दृष्टिकोण से उसे बंद किया जा सकता है, जिसका प्रावधान धारा 24 के अंतर्गत किया गया है कि मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देकर सार्वजनिक शांति के भंग होने के आधार पर आपके लाइसेंस आदि या विक्रय पर वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर यहाँ पर पंचायत को भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी देशी और विदेशी मदिरा विक्रय किया जा रहा है, वहाँ पे पंचायत को भी अपने कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं। ग्राम सभा से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है कि यहाँ पे निर्माण कार्य के लिए लागू नहीं हो सकता या यहाँ पे प्रतिबंध किया जाता है, यहाँ पे विक्रय पर प्रतिबंध किया जाता है, तो वहाँ पे विक्रय कार्य नहीं होगा। बिना पंचायत विभाग की सहमति की मादक द्रव्यों के निर्माण या उसके विक्रय का कोई भी कार्य या निकासी का कार्य नहीं स्थापित किया जा सकता है या वहाँ पे संचालित नहीं किया जा सकता। यदि अगर ग्राम सभा किसी मादक द्रव्य के निर्माण, उसके कब्जे, उसके विक्रय, उसके उपभोग पर रोक लगाती है तो उसके क्या परिणाम होंगे ये हमको देखना होगा। निर्माण में स्थापना नहीं की जाएगी, उसके बाद वहाँ पे किसी प्रकार का विक्रय केंद्र, वितरण केंद्र या निकासी कार्य जो है वह नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्राम सभा केंद्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का निर्माण, कब्जा, परिवहन, विक्रय या उपयोग नहीं कर सकेगा जब तक कि उसे इस प्रकार की कोई भी स्वीकृति प्राप्त ना हो जाए। इसके बाद आता है आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जो लाइसेंस मिलेगा उत्पादन का, विक्रय का, तो वो लाइसेंस या परमिट या पास क्या चीज़ है। तो आयकर अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत लाइसेंस के लिए, परमिट के लिए, पास प्राप्त करने के लिए कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। पहला ये बताते हैं कि लाइसेंस या परमिट की शर्तें। धारा 25 में इनकी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। मैं पहले भी आपको बताया, फिर बता रहा हूँ उसको क्रमवार। जैसे फीस का भुगतान, आवश्यक एक शुल्क निर्धारित होती है सरकार के द्वारा आवेदन करने के लिए, वो आवेदन का शुल्क का भुगतान करना होगा। फिर जानकारी भरना होगा कि कौन बेचना चाहता है, कहाँ से माल लाएगा, किस प्रकार का देसी मदिरा होगा, विदेशी मदिरा होगा, कौन से प्रकार का मादक द्रव्य है, कितनी मात्रा में रहेगा अल्कोहल और उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये सब चीज़ों का उसे उल्लेख करना होगा। फिर कुछ शर्तें निर्धारित है कि वह किन शर्तों पर 18 वर्ष के बच्चों को दे देगा क्या, कि 21 वर्ष से अधिक वालों को देगा, चारागाह की भूमि पर लगा रहा है या कौन से ऐसी जगह पर, ये सभी शर्तें जो लोक हित में हैं उसका वह पालन करेगा निर्धारित प्रारूप में। इसको कुछ भी हाथ से लिख के नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में एक रूपता लाने के लिए इसके एक प्रारूप का निर्धारण किया गया है। फिर यह लाइसेंस कितने दिन के लिए मिलेगा, आजीवन मिलेगा, 10 साल के लिए मिलेगा, 5 साल के लिए मिलेगा, 1 साल के लिए मिलेगा, 2 साल के लिए मिलेगा, कि 1 साल से कम अवधि के लिए मिलेगा, यह निश्चित अवधि उसमें लिखी हुई होगी। वैसे सामान्यतः ऐसे लाइसेंस 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। कई बार हो सकता है वो अगस्त में भी शुरू हो जाए, सितंबर में भी शुरू हो जाए, पर वह 31 मार्च तक के लिए होगा। यह सामान्य प्रक्रिया है। दूसरी चीज़, लाइसेंस प्राप्त करने वाले प्रमुख वर्ग कौन होंगे। यहाँ व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, हम वर्ग बोल रहे हैं।
छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम 1996 के अंतर्गत कुछ वर्ग घोषित किए गए हैं। विदेशी मदिरा के फुटकर व्यापारी हो सकते हैं। नीलाम के द्वारा आयोजित पद्धति से विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय भी हो सकते हैं। रेस्टोरेंट बार का लाइसेंस भी हो सकता है। होटल या बार का भी हो सकता है। किसी क्लब की विदेशी मदिरा के कब्जे और विक्रय के बारे में जारी किया लाइसेंस दिया जा सकता है। कुछ प्रासंगिक हो सकती है, किसी घटना या किसी विशेष चीज़ के लिए हो सकती है। सैनिकों के कैंटीन के लिए हो सकता है। सैनिकों के फुटकर विक्रय के लिए हो सकता है। अर्धसैनिक बल के लिए हो सकता है। बोतल भरने की अनुज्ञापित हो सकती है। विशेषाधिकार के द्वारा विदेशी मदिरा के विक्रय और उसके सृजनात्मक कार्य निर्माण कार्य के लिए भी हो सकता है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत निहित की गई है। और उसके बाद फिर ये बताया जाता है कि जब कभी भी हम शराब के बारे में चर्चा करते हैं तो वहाँ पे एक बात आती है, लाइसेंस की शर्तों के बाद लाइसेंस प्राप्त करने वाले वर्ग और शराब की फुटकर दुकान स्थल। फुटकर दुकान स्थल कौन सा होगा? वह किसी शैक्षणिक संस्था के बाजू में आसपास नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्थल के आसपास नहीं होना चाहिए। अस्पताल, अनुसूचित जाति, श्रम वर्ग की कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, कोई भी बस स्टैंड या राष्ट्रीय मार्ग पर या प्रांतीय मार्ग से 50 मीटर की दूरी पर ऐसी शराब की दुकान होनी चाहिए। उसके इन नियमों के विपरीत जाकर नहीं किया जा सकता। दुकान की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि प्रवेश करने वाले व्यक्ति का ना तो ध्यान जाए, ना ही ऐसे कोई भी कार्य हो जिससे राह गुजरने वाले व्यक्ति का उस पर बार बार ध्यान जाए या उसमें व्यवधान उत्पन्न हो। फिर लाइसेंस, परमिट और पास को रद्द या निलंबित करना, ये राज्य सरकार के अधिकार में है कि लोक हित में वह चाहे तो ऐसे लाइसेंस को निरस्त कर दे। शुल्क की जमा न करने पर भी कर सकते हैं। नियमों और शर्तों को भंग करने पर भी हो सकता है। अपराध के दोष सिद्ध होने पर, किसी प्रकार के आपराधिक घटना हो रही है, आपको जिस प्रकार के शराब बेचने की विधि या मादक द्रव्य बेचने की विधि बताएगी उस विधि के विपरीत जाके कर रहे हैं तो वहाँ पे अपराध के दोष सिद्ध होने पर आपका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। विशिष्ट अधिनियम के उल्लंघन होने पर, जैसे भारतीय अधिनियम की धारा अधिनियम 1930 के अंतर्गत और भारतीय व्यावसायिक मार्क्स अधिनियम 1889, भारतीय दंड संहिता, समुद्री सीमा अधिनियम, ऐसे कोई भी अधिनियमों के लिए दोषी पाए जाने पर या दोषी ठहराए जाने पर जो कि उसके व्यापार और व्यवसाय को प्रभावित करता हो तो वहाँ पे निलंबित किया जा सकता है। लाइसेंस शुल्क, ये सब जमानत की राशि वगैरह ये सब का अगर भुगतान नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी हो जाएगा। लाइसेंस शुल्क की एक दर दी हुई है जिसमें इसके बाद ये जो शुष्क दिवस है और शराब की दुकान की समयावधि है, ये दोनों का मैं इसके बाद वर्णन करना चाहूँगा। विदेशी मदिरा पर लेबलिंग और उसका पंजीकरण। हाँ साहब, जब शराब बेची जाती है तो उसके ऊपर एक लेबल चिपकाया जाता है। उस लेबल पर उस लेबल का क्रमांक, कौन उसको लेबलिंग किया है, कौन से दुकान में गया है, वह लेबलिंग का नंबर होता है। तो यह लेबल का बाकायदा पंजीयन करके उसका क्रमांक प्राप्त किया जाना चाहिए। उस पर समयावधि लिखी रहती है, उसके बाद वह लेबल नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद आता है, हम जो अगले क्रम में लेते हैं वो यह है शुल्क की दर। छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा अधिनियम 1996 के नियम 8 और उप नियम 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस शुल्क, अनुज्ञापित शुल्क निम्न प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, यह बताया जा रहा है। पहला कहा जाता है 1 लाख तक जनसंख्या वाले नगर पर 2,25,000, 1 लाख से 3 लाख पर 2,50,000, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर पर 3 लाख। ऐसे ही FL3 विदेशी मदिरा के लिए होटल के अनुज्ञप्ति। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यदि अगर है 1 लाख की या उससे अधिक की जनसंख्या है तो 6 लाख रुपए, यदि अगर 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या है तो 8 लाख रुपए, 3 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहाँ पे 10 लाख रुपए। और FL4 यानी सिविलियन क्लब जो है उसके लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष का है। यदि FL4 कॉमर्शियल क्लब अगर कोई है, वह रायपुर या बिलासपुर की दशा में है तो 1,50,000 रुपये है। अन्य जिलों के लिए 75,000 रुपये। यह दर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है।
इसके बाद आता है शुष्क दिवस। कुछ दिवसों पे ड्राई डे डिक्लेयर किया गया है, जिसमें आपका गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गांधी निर्वाण दिवस, होली, मुहर्रम और गुरु घासीदास जयंती। इसके अतिरिक्त निर्वाचन कार्य के दौरान भी इस प्रकार की चीज़ों को और जो राज्य सरकार उचित समझे उस अवधि पर शराब के विक्रय को प्रतिबंधित किया जा सकता है। शराब की दुकान खोले जाने के संदर्भ में देशी मदिरा सुबह 10 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक, विदेशी मदिरा सवेरे 10 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक। शराब की दुकानें शहर के मुख्य मार्ग, मंदिर, मस्जिद, विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक स्थल आदि पे स्थापित नहीं होगी, उसके आसपास स्थापित नहीं होगी। यह इसकी सीमा निर्धारित है। इतने के बाद मैं धन्यवाद। मैं तीसरे भाग के लिए पुनः हाजिर होऊंगा। नमस्कार।